अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़। एक ऐसा शो जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रियल लाइफ में होने वाली कहानियां जो कि किसी भी थ्रिल मूवी से कम नहीं होती। आज की कहानी भी कुछ यूं ही है कि जब आयशा नामी एक लड़की को शादी से एक दिन कबल कत्ल कर दिया जाता है और इस कत्ल की वजह बनती है एक बड़ी ही अजीबो गरीब सी ख्वाहिश। अब इससे पहले कि हम वजह पे आएँ, जानते हैं कि ये मामला कब और कैसे पेश आया। हमारे साथ मौजूद हैं समा टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जहांगीर खान। जहांगीर साहब, मुझे बताइए कि सारा मामला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत से वाक़यात ऐसे हैं हमारी हकीकी ज़िंदगी में जिन पर अगर हम उनको किसी वेब सीरीज़ या किसी मूवी में देखें तो हम यकीन नहीं कर पाएंगे कि हकीकी ज़िंदगी से अख़ज़ किया गया या लिया गया ये एक कहानी है, एक किस्सा है जिस पर ये पूरी मूवी या वेब सीरीज़ बना दी गई। ये वाक़या भी कुछ इसी तरह से है। और एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 18-19 साल है, उसके कत्ल की ये वारदात है। हुआ कुछ यूँ कि 3 अप्रैल की रात ये लड़की, इसकी मेहंदी थी। आयशा चौथे दिन, ईद के चौथे दिन इसकी मेहंदी थी। ठीक है। सुंदर का इलाका है, मोहलनवाल, और वहाँ पर इनका घर है। घर में मेहंदी की तकरीब चल रही थी और अगले दिन यानी 4 अप्रैल को गालिबन इसकी बारात आनी थी। इस लड़की के बारात आनी थी और इसकी शादी इसके मामू के बेटे के साथ तय थी। ओके। मेहंदी की रात ये लड़की मेहंदी के इवेंट से फारिग होने के बाद अपनी बड़ी बहन इकरा, अपने चचा आरिफ और अपने बहनोई इकराम के साथ ये 4 लोग जो हैं एक कमरे में आराम के लिए चले गए, यानी सो गए। दुल्हन और घर के 3 अफराद, जिसमें दुल्हन का चचा, दुल्हन की बहन और दुल्हन का बहनोई शामिल है। ये चारों एक कमरे में सोए और सुबह तकरीबन 5:30 पर अचानक कमरे से गोली चलने की आवाज़ आई। गोली चलने की आवाज़ है तो घर के बाकी अफराद भी उठे और दुल्हन के कमरे की जानिब भागे। और जो दुल्हन के कमरे में 3 अफराद मौजूद थे वो भी नींद से बेदार हो गए। अचानक ये गोली कहाँ चली? जब उन्होंने देखा कि दुल्हन जो है वो खून में लथपथ पड़ी है और कमरे में मौजूद दुल्हन का बहनोई जो है वो हाथ में पिस्तौल थामे बाहर की जानिब भाग रहा है और दुल्हन जो है वो दम तोड़ चुकी है, यानी उसकी डेथ हो चुकी है। उस शख्स ने, यानी दुल्हन के बहनोई ने, भागते हुए जो पिस्तौल है वो घर के साथ मुल्ही का एक प्लॉट है खाली, वहाँ पर वो प्लॉट में पिस्टल फेंका और भाग गया। अच्छा, अब घर वालों को तो बिल्कुल भी मालूम नहीं कि आयशा को मेहंदी की रात उसके बहनोई ने क्यों कत्ल किया। तो उन्होंने इस वाक़े का, इस वारदात का मुकदमा जो है वो नामालूम वजूहात की बिना पर अपने दामाद यानी दुल्हन के बहनोई इकराम के ख़िलाफ़ दर्ज करवा दिया। और वालदा जो है, दुल्हन की जो वालदा हैं, वो इस मुकदमा की मुद्दई बन गई। उनका ये कहना था कि मेरी बेटी को मेहंदी की रात मेरे दामाद ने कत्ल किया और कत्ल की वजह क्या है ये उन्हें मालूम नहीं है। कत्ल की वजह सिर्फ 2 लोगों को मालूम है सारे वाक़े में। एक मकतूला आयशा और दूसरा कातिल या मुल्ज़िम जो है इकराम, उसको मालूम थी कि कत्ल की वजह क्या है। खैर, पुलिस ने मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और तफ्तीश शुरू कर दी। अच्छा, पुलिस तफ्तीश में इनिशियली तो ये बात सामने आई कि जो कातिल है या जो मुल्ज़िम है वो कोई ख्वाहिश रखता है कि अपनी बीवी इकरा, जो उसकी बीवी है, दुल्हन की बड़ी बहन, उसके अलावा अपनी जो साली थी जिसको के कत्ल किया गया, जो दुल्हन थी आयशा, उसके साथ भी रिलेशन बिल्ड करे और उसके साथ निकाह कर ले। अब चूंकि शरई तौर पे ये मुमकिन नहीं था उसके लिए कि दोनों बहनों को बैक वक्त वो निकाह में रख ले, और शायद मुआशरा या इसके घर वाले जो है, ये ख़ानदान जो है, वो भी इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ ना देता कि वो अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दे और उसके बाद उसी की छोटी बहन से शादी कर ले। मुल्ज़िम चूँकि फ़रार था, उसको पुलिस ने ट्रेस करने की कोशिश की। मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस ली गई, उसका जो क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से रूट ट्रैक किया गया कि वो घर से निकलने के बाद किस मेन रोड पे गया और मेन रोड से फिर वो कहाँ जाकर उसने पनाह लेने की कोशिश की। खैर, गज़ाल जब उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसकी निशानदही पर वो पिस्टल भी रिकवर किया गया जो कि उसने प्लॉट में फेंका था। तो दौरान तफ्तीश इस मुल्ज़िम ने पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये इंकशाफ किया कि ये तकरीबन कुछ साल से इन्वॉल्व था मकतूला में और उसके साथ शादी करना चाहता था और अपनी पहली बीवी से नाखुश था या रजामंद नहीं था, जो भी थी उसकी रीज़न। इसकी ख्वाहिश थी कि ये आयशा जो कि दुल्हन है उसके साथ ये इसकी शादी हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो प्लान कर रहा था कि किसी तरह से आयशा को कन्विंस करे कि वो शादी से पहले पहले
ये रिश्ता जो उसके लिए उसके मामू के बेटे का आया उसको तोड़ दें, उससे इनकार और कर दे। इस सारी सिचुएशन में आयशा का कोई लेना देना नहीं था अभी तक हम पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक तो ठीक यही है। बात सामने है कि आयशा का कोई लेना देना नहीं था। अब अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, दुनिया से वो जा चुकी है। तो उसने ये प्लान किया कि आयशा को कन्विंस करे कि वो उसके साथ चली जाए और शादी कर ले, और कराची जो है वो यहाँ से चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं, यानी इतना दूर चले जाएं कि ये घर के जो लोग हैं, ख़ानदान के जो बाकी लोग हैं, वो उन तक रसाई ना हासिल कर सकें या उन तक पहुँच ना सकें। और उसके बाद वो डिसाइड करे कि अपनी पहली बीवी का स्टेटस क्या है, उसको डिवोर्स देनी है, साथ किस तरह से ये सारा मामला उसने करना है। कि बाकी सारा बात अच्छा, एक बड़ी अहम बात यह है कि उसने साथ इस वाक़े से 15 दिन पहले जो है वो पिस्टल भी ले लिया था कि इन केस अगर आयशा रजामंद नहीं होती या उसका प्लान कामयाब नहीं होता या ये रिश्ता नहीं टूटता या ये शादी कामयाब होने के करीब पहुंच जाती है, कामयाब हो जाती है, तो उसका प्लान भी ये था कि आयशा को उसने मर्डर करना था। उसके लिए पिस्टल उसने 15-20 दिन पहले ले लिया था और अल्टीमेटली प्लान बी जो है वो ही फिर खत्म कर देना था। उसी में जैसे हमने इंट्रो में भी बात की कि हम थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगते, उधर भी यही सोच होती है कि मेरी ना हो पाई तो किसी की भी नहीं। और ये प्लान बी ही उसने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि प्लान ए जो था वो तो ये था कि लड़की को कन्विंस कर ले और उसके साथ शादी कर ले, घर छोड़ के चले जाए यहाँ से। तो वो लड़की चूँकि रजामंद नहीं थी और लड़की को भी शायद ये था कि उसकी बहन का घर ख़राब होगा, उसके वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेशली जो मिडिल क्लास हैं उन लोगों की जो कनेक्शंस हैं एक दूसरे के साथ, रिश्तेदारियां हैं, वो इस तरह से है कि आप उसमें ओपनली किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपके पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती। आप एक सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनमें बड़े मजबूती के साथ बंधे होते हैं कि आप उनको नहीं कर सकते। हर माशरे का, हर क्लास का एक अपने उनके मसाइल हैं, अपनी उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। बिल्कुल। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। तो खैर मुलजिम ने ये कहा कि जी मैंने फिर प्लान बी अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट किया, और सुबह के वक्त जिस वक्त सब सो रहे थे तो मैं सारी रात ये सोचता रहा कि अब क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बची, और दिन एंड तक 11th आवर तक मैंने ये कोशिश की कि इसको कन्विंस कर लूँ, ये नहीं मानी। सुबह 5 बजे जब सब सो रहे थे और आज मुझे डेड श्योर था कि आज बारात आनी है और इसने किसी और के साथ इसकी शादी हो जाएगी, तो मैंने फिर इसको फायरिंग करके कत्ल किया और यहाँ से फरार हो गया। अभी पुलिस का यह कहना है कि मुलजिम को अदालत में पेश करके उसका रिमांड भी ले लिया गया है, और रिमांड हासिल करने के बाद इसे मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे, जो एविडेंसेस हैं, जो सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं, वो भी सारे कलेक्ट किए गए हैं ताकि इसका चालान बनाया जाए इसके कन्फेशनल स्टेटमेंट के साथ, जो इसका एतराफ़ी बयान है वो, और उस एतराफ़ी बयान को जो कि इसने पुलिस कस्टडी में दिया है उसको सपोर्ट करने के लिए इनफ एविडेंसेस चाहिए जो कि कोर्ट में प्रूव कर सकें कि इसी शख्स ने आयशा का या दुल्हन का कत्ल किया है। यानी कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा, मुझे बताएं जहांगीर साहब कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है ना कि कितनी आसानी से लोग जाके ऐसे असलहा खरीद सकते हैं। अच्छा, गज़ाल असलहा ख़रीदना या किसी ने फ़राहम करना, ये एक बड़ी डिबेट है कि खैर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि जी वेपन बड़ा इजीली लोगों के एक्सेस में है, वो कि इसके ख़िलाफ़ पुलिस की तरफ से बड़ा सख्त क्रैकडाउन भी चलता है कि नाजायज़ असलहा जो है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी ख़रीदो फरोख्त में उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये बड़ी आसानी से मिल भी जाता है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लूप होल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें तो पहले तो ये समझाना होगा कि वेपन जो है उससे किस तरह से अवॉइड करना है। हमारी सोसाइटी में लोगों को ये गाइड करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो थ्रिल के लिए इसको अपने पास रख लेते हैं या टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे को फेम के लिए, वायरल होने के लिए। लेकिन ये इसके फिर रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए फायरिंग कर दी गई या अचानक गोली चल गई तो इसमें किसी की डेथ हो गई। तो वेपन के ख़िलाफ़ पुलिस का क्रैकडाउन मैं ये नहीं कहूँगा कि मौसर नहीं है, बहुत मौसर है। बहुत से लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं और बड़ी मिकदार में पुलिस ने इन 2-3 माह में, 2025 की बात करें तो वेपन्स भी रिकवर किए हैं। तो लेकिन इसके बावजूद एग्जिस्ट करते हैं। अब बहुत से लूप होल्स हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत है, जिनमें मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियों की ज़रूरत है, उस सप्लाई चेन को तोड़ने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए ये सारा वेपन जो है आम एक्सेस में आ जाता है और लोग ऐसे कदम ले लेते हैं इसकी वजह से। अच्छा जहांगीर साहब, इसमें एक और बड़ा फैक्टर भी है, हमने बात की सोसाइटल प्रेशर भी बड़ा होता है। अब लेट्स सपोज अल्लाह वालम लड़की के दिमाग में क्या था क्या नहीं था, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि शी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद इट, उसका कोई इससे ताल्लुक वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी
उस सोसाइटल प्रेशर की वजह से किसी से बात नहीं कर पाई कि अगर मैं बात करूंगा शायद मेरे कैरेक्टर पे ही ना बात आ जाए, मेरी बहन का तो घर खराब होगा, मेरा भी ना खराब हो जाए। मैंने पहले ये बात की कि हमारे मुआशरे में बहुत से दबाव हैं, बहुत से मामलात में लोगों पर दबाव है। अब कोई बच्चा या बच्ची अपना प्रॉब्लम जो है वो बड़ा ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता अपने वालिदैन के साथ, इनफैक्ट अपने दोस्तों के सर्कल में भी शेयर नहीं कर सकता कि मजाक बन जाएगा या ये बात को किस तरह से फैल जाएगी, किस तरह से इसको आगे पोर्ट्रे किया जाएगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो शायद इस लड़की ने भी यही चाहा होगा कि मामला दबा ही रहे, मुझ पर प्रेशर है, मैं इस मौके पे जबकि मेरी शादी है, मेरी बारात आने वाली है, तो ऐसे मौके पर मैं अगर कोई कंप्लेन करूंगी, कोई शिकायत करूंगी, तो उसका भी रिजल्ट जो है वो अल्टीमेट इसकी बहन के घर के ऊपर असरअंदाज होना था कि घर वालों ने दामाद को कुछ, हमारे मुआशरे में ये एक बड़ा अलमिया है कि दामाद को, बहनोई को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसकी किसी गलती के बावजूद आप ये कहने की हिम्मत नहीं रख सकते कि ये आपने गलत किया है, क्योंकि वो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उस घर में जो बच्ची या बेटी जो ब्याही गई है उसको फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी मामला कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है बज़ाहिर, लेकिन अब चूंकि तफ्तीश चल रही है और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। जहांगीर साहब, आपने बताया कि ये सारा मामला बड़े महीनों से चल रहा था कि वो शख्स अपनी साली को कन्विंस करने की कोशिशें कर रहा था, तो इस पूरे दौरानिए में उसकी जो बीवी थी यानी कि आयशा की जो बड़ी बहन थी, उनको कोई कानो कान कोई खबर नहीं हुई? गज़ाल 2 बच्चे हैं मुलजिम के, एक जो उसकी पहली बीवी है उसमें से एक बेटा है और एक बेटी। अच्छा, पुलिस के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है इमरान पाशा, उनका ये कहना है कि घर के तमाम अफराद लाइल्म थे इस सारे मामले से, और घर के सिर्फ 2 अफराद को मालूम था कि क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, एक जो कत्ल होने वाली लड़की है और एक जो मुलजिम है। जो मुलजिम की बीवी है, जो अहलिया है उसकी, जो मकतूला की बहन है, उसको भी कानो कान खबर नहीं थी कि क्या मामला चल रहा है, क्योंकि एतमाद एक ऐसी चीज़ है कि आप ब्लाइंडली किसी पे कर भी सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अपने क्लोज रिलेशंस पे भी नहीं कर सकते और कर भी सकते हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत से ना मतलब मैं एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रहा इसमें कि आप किसी पर चाह कर भी एतमाद नहीं कर सकते और किसी पर चाह कर भी आप बहुत ज़्यादा एतमाद आपको करना पड़ जाता है। उसका शौहर है, जो मकतूला की बहन है, उसका तो शौहर था, उसको बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उसका शौहर उसकी बहन के साथ ये क्या जुल्म जो है वो करने जा रहे हैं या क्या उसके दिमाग में चल रहा है। और घर के बाकी अफराद भी मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे कि जो उनका घर का दामाद है या जो उनका बहनोई है वो क्या करने जाएगा, क्या प्लान है उसके पास। उसने वेपन तक ख़रीद लिया और वेपन लेके वो शादी वाले घर में मौजूद है। और मेहंदी की रात जब सब लोग सेलिब्रेशंस में मसरूफ़ थे, तो उस रात उसके दिमाग में ख्याल चल रहा था कि उसने आज सुबह बारात आने से पहले या बारात वाला दिन जो है वो निकलने से पहले दुल्हन को ही कत्ल कर देना। जहांगीर साहब, ये काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम इसमें एज अ सोसाइटी हमारा भी बहुत कसूर है कि हम लोगों ने एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल स्पेस नहीं क्रिएट की। कि जैसे कि आपने बात किया, मेरे 1000 मसाइल हैं, आपके 1000 मसाइल होंगे, आप जब जितने भी लोग देख रहे हैं आप सबके भी बड़े ज़्यादा मसाइल होंगे ज़रूर, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी से भी शेयर करते हुए बहुत कतराते हैं क्योंकि एक कंफर्टेबल स्पेस हमने क्रिएट नहीं की। और बड़ी दफ़ा हमें ऐसा देखने में मिलता है कि लोग इस वजह से कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ जाता है। जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कहानी की तफसीलात से हमें आगाह करने का, और आप तमाम देखने वाले का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी ऐसे मज़ीद वाक़यात और हक़ाइक़ जानना चाहते हैं और इस केस के बारे में मज़ीद अपडेट्स लेना चाहते हैं तो समा टीवी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी विद अनदर क्राइम स्टोरी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।